भी मिल जी जाए। यस। ओके, सो सिचुएशन इज दैट के जब व्हेन आई हैव डिस्कस के रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्सटेंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी इज द डू पॉइंट जो करवाया था। आई एम श्योर मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है ना पीपीटी के तौर जी पे। सर, जी सर। ओके गुड। जी ओके। सर, आ रही है। ओके, सो मैंने जो डिस्कस किया था वो था प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। ठीक है। जो क्विज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। वो है रिटर्न ऑन असेट्स को हम रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है वन माइनस डेट टू इक्विटी, डेट टू असेट सॉरी, डेट टू असेट रेशियो, यही फार्मूला है। ऐसा ही है। जी सर। ओके, सो क्विज के अंदर अब मैं इसको इनडायरेक्टली अगर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, लेट ओपन दिस वन दिस स्लाइड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तो सॉरी, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला सेक्शन है आपका कोर्स है ये वाला। ठीक है। तो इसके अंदर जो बुक के बजाय प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट के बजाय अगर मैं यस सीपी कैम बैड, अच्छा, इस केस स्टडी के बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन में ये हिंट दी गई है। यस, यही है ना फार्मूला। हाँ। अच्छा, डेट टू एसेट रेशियो। अच्छा, लॉजिकली देखा जाए ना तो चाहे आप यूं कैलकुलेट करें चाहे आप यू कैलकुलेट करें आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब आंसर सेम आने के लिहाज से इसको मैं यूं डिस्कस करता हूँ भाई, रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन और टोटल ऑन एसेट्स किसके बराबर है, रिटर्न ऑन एसेट्स के बराबर है प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर। इसको हम रिटर्न ऑन एसेट्स कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्विटी मल्टीप्लायर वाली बात है, यहाँ पे ये डिवाइड है, डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है, वन माइनस डेट ओवर एसेट्स, ऐसा ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न ऑन एसेट अगर मैं डिवाइड अपनी जगह पर रहा, ये एसेट वन माइनस हो रहा है तो अगर एसेट्स को नीचे रखते हैं, एसेट्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एसेट्स यहाँ पर आ गया माइनस डेट यहाँ पर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, एसेट्स में से डेट माइनस करते हैं तो क्या आता है इक्विटी, और एसेट्स नीचे आ गया। और इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, एसेट्स ऊपर आ एसेट जाएगा ऊपर और और इक्विटी नीचे। इक्विटी नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि क्विज में जो सवालात हैं वो जिस बुक से लिए गए हैं उसमें रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रिलेशनशिप है वो वन माइनस डेट टू एसेट रेशियो से कवर किया गया है। जबकि इसी को हमने मैनिपुलेटेड करके इक्विटी मल्टीप्लायर के नाम से एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब आपको आई एम नॉट श्योर कि ये वाली बात याद है या नहीं है, कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने क्लास में डुपॉन्ट इक्वेशन करवाया था तो मैंने हाइपोथेटिकली ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी का डेटा लिखा था। लेट्स अज्यूम कि ए कंपनी के एसेट्स 1000 है, उसके डेट की सिचुएशन और उसकी इक्विटी की सिचुएशन। तो ए कंपनी का लेट्स से डेट 0 है, 100% क्या है, इक्विटी है। बी कंपनी के भी एसेट्स 1000 है लेकिन इसका डेट कितना है, 200 है, इक्विटी 800 है। सी कंपनी की बात करते हैं, 1000 के एसेट्स हैं लेकिन इसके 500 का डेट है, 500 की इक्विटी, 1000 के एसेट्स और लेट्स से 800 की का डेट और 200 की इक्विटी, और 1000 के एसेट्स और डेट 900 का और इक्विटी कितने की, 100 की। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में दो चीजें कैलकुलेट करता हूं, पहला डेट टू एसेट रेशियो, सही है, डेट टू एसेट रेशियो, तो ये निकालेंगे तो ये 0% आया, ये निकालेंगे ये 20% आया, ये निकाला ये 50% आया, ये 80% आया और ये 90% आया। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का इक्विटी मल्टीप्लाई निकालूं तो इक्विटी मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है सर, एसेट्स ऊपर आएंगे इक्विटी नीचे आएगी, तो ये 1 आया। जबकि ये कितना आ जाएगा, 1000 को एसेट्स को मैं डिवाइड कर दूं किससे, इक्विटी से, तो ये 1.25 आया, ये 2 आया। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 टाइम्स आया और 10 टाइम्स आया।
तो जब हम डेट रेशियो की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस को शो करता है, ठीक है। जब हम इक्विटी मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो ये एक लिवरेज को शो करता है, मल्टीप्लायर को शो करता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप कमेंट पर्सपेक्टिव में इसका डुपॉन्ट का रिलेशन डिस्कस करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर हम मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर दें, इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। आप यूं भी कर सकते हैं, बाकी इसके नोमेरिकल्स इसी तरीके से आ रहे होते हैं क्विज में। तो आई होप मुझे जो मेरे हिसाब से जो आप पूछना चाह रहे थे वही मैंने ब्रीफ किया है। अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन को रिफ्रेश करना होगा। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स बढ़ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन राहुल ने पूछा था, तो राहुल आप अब आप स्पेसिफिकली अगर क्वेरी स्टिल रहती है तो वो आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज थी, आप बात समझ में आई, क्या कहना चाह रहे थे या जो पूछना चाह रहे थे जी वो जी सब। सर। ठीक है। जी जी सर, क्लियर हो गया। तो अच्छा, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ कि हो सकता है एग्जाम में मैं आपको सिंपल डेटा दूं। सिंपल डेटा से मुराद क्या है कि भाई बैलेंस शीट एसेट्स दे दिए, करंट एसेट दे दिए, करंट लायबिलिटी दे दी, इक्विटीज दे की साइड पे लायबिलिटीज दे दी, ओनर्स इक्विटी दे दी, और आपको उसका डू पॉइंट एनालिसिस करने के लिए दे दिया। और दूसरा तरीका क्या है कि मिसिंग फिगर में रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, रिटर्न ऑन असेट दिया हुआ है, और डेट रेशियो आपसे पूछ लिया। तो अगर, और ये जो एक एक दो दो मार्क्स के लिहाज से हैं, तो बेसिकली फार्मूलाज में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके आई थिंक आप ये चीज निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही होगी, ये फार्मूला आपके पास भी इसी तरीके से मौजूद है। ये चीज आप ये इस फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं, इक्विटी मल्टीप्लाई इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स की मैनिपुलेशन करने आनी चाहिए। ठीक है। ओके, ये हो गया। अब वापस हम जाते हैं कुछ और, इस पे आ जाते हैं। यस, पीपीटी के बाद, यस यस। किसी और ने कोई क्वेरी पूछनी है? वासे आपका माइक अनम्यूट है, आप पूछना चाह रहे थे शायद कुछ। एनीवन एल्स जो पूछना चाह रहा है? अच्छा, ये सेशन की रिकॉर्डिंग क्वेरी वाइज में कर रहा हूँ, तो वो क्वेरी राहुल ने जो पूछी थी वो कवर हो गया। मीटिंग 40 मिनट्स की ऑटोमेटिकली एंड हो जाना जाएगी 40 मिनट के बाद, और आई थिंक 15-20 मिनट हो चुके हैं। वासे, रमीज, यूसुफ एंड निमरा, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग प्रिपरेशन कि करते वक्त? बोले बोले, पूछे सर बॉस। सर पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर एग्जाम्स में हमारे पास ये ईपीएस वाले ये है टॉपिक है और दूसरा रेशियोज है। नहीं, रेशियो में मैं भी ये कहूंगा कि रेशियो आप इसको, मैं क्लासिफाइड में अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पेपर बनाने के बाद आपको टॉपिक वाइज आइडिया दे दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि भाई टॉपिक्स आपके क्या क्या है। आपको ये जी लग जी। रहा है कि हमने सिर्फ रेशियो पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ रेशियो नहीं पढ़ा हुआ। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप रेशियो कॉम्प्रिहेंसिवली करने के बजाय, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पढ़ा है, नहीं पढ़ा? याद आ रहा है? हम्म। हमने वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा है, नहीं पढ़ा? यस सर। हमने सर ट्रेंड ये सब। एनाल हमने ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर थोड़ी सी थ्योरी टाइप की कोई चीजें डिस्कस की है, नहीं की? हम्म। की है ना? यस सर की फिर है। इसके बाद हम रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमने कैटेगरी बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को डिस्कस किया है, नहीं किया? जिसके अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से हमने एफिशिएंसी रेशियोज को डिस्कस किया है, नहीं किया? जिसके अंदर टोटल असेट्स टर्नओवर, और देखा जाए तो रिसीवेबल इन डेज, और पेबल इन डेज, और इन्वेंट्री डे इन डेज एंड इन टाइम डिस्कस किया था। याद आ रहा है? ऐसा कुछ डिस्कस किया था। तो आप भाई, रेशियो का पूरा कोर्स है ना, तो इट माइट बी पॉसिबल एक या दो या तीन मार्क्स के लिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की या थ्योरी आ गई, या कि या आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया। हो सकता है वर्टिकल एनालिसिस की थ्योरी हो गई या छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। हो सकता है एक सवाल ट्रेंड एनालिसिस का होगा। तो अगर थ्योरी का मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं 5 या 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछूंगा, आपके 24 से 25 मार्क्स बेसिकली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो ये मुझसे किसने जी पूछा था अभी? ये वासे मैंने ने Yes, पूछा sir. था, वासे, ठीक है। तो अच्छा, इसी अच्छा तरीके से फिर अभी चीज बाकी है, मुझे कंप्लीट करने दे ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली दूसरों की अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। जी श्योर प्रॉफिटेबिलिटी सर। एनालिसिस, एफिशिएंसी एनालिसिस, फिर इसके बाद लिक्विडिटी एनालिसिस। अब लिक्विडिटी एनालिसिस के अंदर भाई कहने को तो तीन ही रेशियोज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। लेकिन आपको याद होगा मैंने पीआईए की एडवांस टिकट्स की सेल्स की कुछ एग्जांपल दी थी, उसके ऊपर अच्छी कुछ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. जी सर। हाँ, तो इसका मतलब वो इंटरप्रेटिव अप्रोच है। आप ये मत समझे, मैं अगर पेपर इजी रखने के लिहाज से, पासिंग रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये बेसिक रेशियोज कैलकुलेट करने आने चाहिए जो सैंपल क्वेश्चंस आपको शीट शेयर की गई है, लेकिन इसमें ये जो डिस्कशन या इंटरप्रेट टाइप की चीजें हैं वो भी इसमें शामिल हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन को मैं थ्योरी नहीं मान रहा, थ्योरी में कह रहा हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। लेकिन अगर मैं पीआईए का केस डिस्कस करूं कि उसमें ये चीजें इस तरीके से हुई है, तो बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी लिक्विडिटी अच्छी पोजीशन में है, बुरी पोजीशन में, उसके ऊपर कमेंट पास करें, तो वो भी देखा जाए 24 से 25 मार्क्स में आ रहा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इस 24 से 25 मार्क्स का 80% कैलकुलेशंस होगा और 20% इंटरप्रिटेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। यानी थ्योरी और अप्लाइड की बात कर रहे हैं। थ्योरी 5 से 6 मार्क्स की, अप्लाइड 24 या 25 मार्क्स का, जिसमें से कैलकुलेशंस आपके 20 मार्क्स आ गए तो 3 या 4 या 5 मार्क्स। हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट। तो ये बात समझ में आ गई? तो आई होप वहां से मैंने आपकी क्वेरी को आंसर कर दिया। ठीक है, जी जी सर, ओके, एक सवाल और। बोले बोले। जब सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ट्रेंड एनालिसिस जो आप बता रहे हैं, इसमें मतलब इसकी कैलकुलेशन भी आ सकती है? हाँ, आ सकती है, मैंने उसको ब्रीफ किया था और वो बेसिक सिंपल है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ था। बचपन से मुराद आईबीएफ में मैं आपके सामने लेट्स से कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, करंट असेट और इक्विपमेंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कोई भी फिगर दे दिया, और मैं हम्म। आपको दे दूंगा 1 साल का, ईयर 1 का दे दिया और ईयर 2 का दे दिया एक कंपनी का। मैं बोलूंगा ट्राई टू नहीं, डू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। अगर ये मैंने दे दिया तो ये 4 या 5 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्टिकल एनालिसिस क्या हो रहा होता है और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के अंदर आप ईयर ऑन ईयर जाते हैं, वर्टिकल के अंदर आप बेस लाइन की, टॉप लाइन बेस लाइन फिगर को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। याद आ रहा है ना, ऐसी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये मैंने अभी रिवाइज भी कर दिया इनडायरेक्टली कि बेसलाइन फिगर यानी सेल्स को 100 में बनाएंगे वर्टिकल एनालिसिस में, और टोटल असेट्स को 100 में बनाएंगे, और कंपोनेंट वाइज सारी चीजों की सब कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सैंपल क्वेश्चंस की बात की। ठीक है, ठीक है सर। सर ओके। पीआई जैसे जब कोई केस तो नहीं आएगा ना? इस तरह के मिनी केसेस होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? वो दो छोटी छोटी सिचुएशंस होंगी। अच्छा, कैसे होंगे इसका हिंट दे देता हूँ, इसके बारे में आपको हिंट दे देता हूँ कैसे। ये आपके पास मौजूद है लेकिन आपने उसको इस तरीके से नहीं किया हुआ, दिखा देता हूँ। क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ आपकी के सामने। भाई इस वक्त स्क्रीन में एलएमएस आ रहा है नहीं आ रहा, कंफर्म कर दें, आ रहा होगा? जी सर आ रहा है। ओके, और लेट्स में ये सीएफए लेवल 1 की स्टडी नोट्स पे गया। सीएफए लेवल 1 के स्टडी नोट्स के अंदर अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट के बाद ये चीज करते हैं, तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक रीडिंग 4 है। अच्छा, अब मैं इस पे गया, पेज नंबर, ये वाली चीजें सब हमने करी हुई है, थ्योरी ये सपोर्टिंग रीडिंग है। एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स में 241 के पेज पे जाता हूँ, 241 के पेज पे जाते हैं। ओके, 260। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अच्छा, ये अब आपके सामने एक सिचुएशन आ रही है, फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस एग्जांपल 2, मैं आपको पूरा ये सवाल दे दिया आपको फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये एक सैंपल क्वेश्चन है, हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से ना दूं, ये एग्जांपल 2 एज इट इज कॉपी करके दे दो फाइनल एग्जाम में। तो इसको आपको इनको भी देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिनिमम है। मिनिमम का मतलब 60% क्राइटेरिया पूरा करेगा। इसी तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक दो तीन केसेस अभी मेरे पास आएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कमेंट बेसिस पे। यूएस इंश्योरेंस कंपनी रिपोर्ट दिस,
कि कंबाइंड रेशियो उन्होंने निकाला, तो उस पे आपको ये पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें एग्जांपल्स के साथ साथ उसके सिनेरियोस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये एक सैंपल सिचुएशन मौजूद है। तो हो सकता है इसमें से कुछ चीजें मैंने डिस्कस की हुई हो क्लास में, कुछ नहीं भी की हुई होंगी, तो आपको उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए। देखें, ये ट्रेंड एनालिसिस वाली बात आ गई, तो ट्रेंड एनालिसिस का न्यूमेरिकल ही आपके सामने मौजूद है। ठीक है, एग्जिबिट करते हुए कि किस तरीके से ये चीज हो रही होगी। तो ये आपको रीडिंग करेंगे तो आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ये मैंने ये डिस्कस नहीं किया। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूँ, लेकिन ये इसकी सपोर्टिंग रीडिंग है। तो आपको यानी 10 या 12 मार्क्स इस तरह के चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स को भी गो थ्रू करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। जो पूछना चाह रहे थे कि सर एग्जाम में अगर पीआईए या इस तरह के मिनी केस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, जी सर, मेरा मतलब ये था कि पीआई जैसे कॉम्प्लेक्स केस तो नहीं आएगा ना? नहीं वो तो मैंने क्लास में बताया था, लेकिन वो फाइनल के लिए तो आप एक्सपेक्ट करें कि 40 मार्क्स में से 8 या 10 मार्क्स ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन होगी, केसेस जो क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग को असेस कर रहा होगा। ओके सर। ठीक सर है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट खुला हुआ आपने? ये कौन सा डॉक्यूमेंट खोला है? देखिए, अभी तक मिड टर्म की क्या तैयारी करके आए हो? कौन था ये? नाम नोट करना चाहिए उस बंदे का, कौन था ये? सर मैं वासिफ, मैंने वहां पूछा। से। सर ओके नहीं, एक्चुअली भाई, इतनी सारी शीट्स हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। क्या मतलब हर चीज वीक वाइज जा रही है? ये तो पूरे बुक के, ये कोर्स आउटलाइन देखो, इतनी सारी शीट्स हैं। ये शीट्स में से इस कोर्स आउटलाइन के अंदर नीचे अगर आप जाते हैं, मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमने डिस्कशन की है उसकी बेसिस पर ईपीएस के बजाय ये फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक, ये जो पूरी नजर आ रहा है ना, रेशियो इंटरप्रेटिंग, इक्विटी एनालिसिस भी हमने किया है, क्रेडिट एनालिसिस हमने नहीं किया, सेगमेंट एनालिसिस हमने किया हुआ है, आपको अब नाम से डूपोंट एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके पास कौन सी बुक में, अगर हम जाते हैं थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये दिखा दूं कहाँ गई बुक, इसके आखिरी में, रूब्रिक से पहले थी बाद में थी। हाँ ये रही रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक। इसमें क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस लेवल 1 वॉल्यूम 3 सीएफए लेवल। ये वाली बुक मैंने आपको पूरी की पूरी जो पहली मौजूद है, कहाँ गई? ओके सर, गॉट इट। ये रही मौजूद है कहाँ, ये रही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सीएफए लेवल 2020 लेवल 1 वर्जन 3 स्टडी नोट्स। और ये वही है जो यहाँ पे रिकमेंडेड है। ये पूरी शेयर की हुई है आपसे। हाँ, सोंधी शेयर नहीं की हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेट 90s और अर्ली 2000 वाली बुक है। मैंने इसके बदले बजाय सही है उसी पब्लिशर की एक लेटेस्ट बुक रिकमेंड की है, ये वाली रेवेसिन, जो कि 2014 की पीडीएफ है, लेकिन मैं इसी बुक के क्विज एमसीक्यू सवाल पूछ रहा हूँ 8 एडिशन से, जो कि 2018 का है, क्योंकि मेरे पास उसका पीडीएफ मौजूद नहीं था। ठीक है, सर सर, बोले। आपने कहा था कि आप मिड्स के एक हफ्ते पहले आप प्रैक्टिस सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे देंगे ताकि हम देख सकें। हाँ, ये मैं भूल गया हूँ, तो ये मैं इसे अभी इनेबल कर देता हूँ। ये सॉल्यूशंस तो पीके ये अभी कर देते हैं, हिडन फ्रॉम स्टूडेंट है, ये एडिट किया, ये अभी इनेबल हो गया, मैं भूल गया था। तो आप इसी तरह के सेशन में याद दिलाएंगे, और ये अभी के अभी हो गया। आज नाउ यू कैन चेक, आपके एलएमएस में अवेलेबल है आंसर्स के साथ। ठीक है, इसी ओके सर, तरीके थैंक से, यू। इसी तरीके से ये जो रिवीजन की चैप्टर 1 का इंस्ट्रक्टर, अच्छा ये इंस्ट्रक्टर मैनुअल आपके काम का नहीं है, टीचर्स इंस्ट्रक्शन है। तो ये मैंने अभी हिडन किया हुआ है, लेकिन ये आपके पास जो जरूरत है वो पड़ जाएगी। तो ये आपका अवेलेबल हो गया, सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चन के सारे आपके पास आ गए। कोई और? अच्छा, बारी अब्दुल वास से भी हो गए, राहुल ने भी पूछ लिया। ठीक है, एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, हम दूसरों की सर बातें, बोले बोले, पूछे राहुल। यस। सर, एक रिक्वेस्ट थी, डुपॉन्ट एनालिसिस जो था ना, मैंने आईपीएफ में हमारे टीचर ने कवर नहीं कराया था। मैंने कवर एंड अगर करा आप, दिया क्लास में, और अभी भी कवर कराया बार बार। कितनी दफा पढ़ोगे? जी चलो सर, मैं करा देता हूँ, अभी वापस करा देता हूँ एक तेजी के साथ। जी सर, लेकिन थैंक मैंने यू। ये तुम्हें बताया हुआ है भाई, ये क्या होता है देखें। तो वो लॉजिक पे डिस्कस कर लेता हूँ कि किसी और को कुछ पूछना है, चले रिवाइज कर लेते हैं हम। भाई सेशन का ऑब्जेक्ट ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अच्छा, टाइम अभी 10 मिनट से ज्यादा है ना? हाँ, तक क्योंकि आधे में ना रोके, क्योंकि इस पे टाइम ज्यादा लगेगा। देखें, ड्यू पॉइंट एनालिसिस बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस का मर्जर है। ठीक है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के दो फैक्टर्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट्स का नॉर्मल फार्मूला क्या है? सर, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है। लेकिन डुपॉन्ट एनालिसिस कहता है कि एक्सटेंडेड रिटर्न ऑन एसेट्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम एज इट इज रखी, लेकिन टोटल एसेट्स को भी एज इट इज ही रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी अल्फा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या चीज है तो Yes. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली अगर मैं इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आएगा वो रिटर्न ऑन एसेट्स ही होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये इससे क्रॉस हो जाता है तो इसको मर्ज करना चाहते हैं। तो डुपॉन्ट जो भी बंदा था, जो एक कंपनी थी, उसके एक अकाउंटेंट ने एक टेक्निक निकाली। और वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक ये थी कि उसने ये कहा कि मैथमेटिकली इंजीनियर बैकग्राउंड वाला बंदा था, उसने कहा कि यहाँ भी सेल्स रख दें, और अगर हम यहाँ भी सेल्स रख दें, ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रॉफिट मार्जिन बन गया। तो और ये प्रॉफिट क्या मार्जिन बन और गया, ये टोटल एसेट टोटल टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर हो गया। तो उसने कहा कि रिटर्न ऑन एसेट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन इन टोटल एसेट टर्नओवर। ठीक है, लेकिन ये टू फैक्टर डुपॉन्ट एनालिसिस है। टू फैक्टर डुपॉन्ट एनालिसिस में रिटर्न ऑन एसेट के दो फैक्टर प्रॉफिट मार्जिन और एसेट्स टर्नओवर को देखा जाता है। दूसरा एक जो है, लेट स्लाइड खत्म हो गई, कोई मसला नहीं है, ऐड कर देते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ये दो तीन और चाहिए होंगी, रुक, यस हियर इट इज, लेआउट ब्लैंक होना नहीं, लेआउट गलत से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्लाइड आ गई, इस पे आ गए। ओके, कॉपी, हाँ, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यस, इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, थ्री फैक्टर क्या है, थ्री फैक्टर एनालिसिस ये कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी का नॉर्मल फार्मूला टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100 है। एक्सटेंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी में यही चीज काम तीन फैक्टर पे क्या है, नेट इनकम इधर आ गई मल्टीप्लाई बाय 100, और शेयर होल्डर इक्विटी कर दिया। अब डुपॉन्ट पर्सपेक्टिव में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और मैं लाइट पेन से लिख रहा हूं ताकि कि यहाँ पर अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो यहाँ भी अल्फा होगा, और यहाँ पर बीटा लिख दिया जाए तो यहाँ पे बीटा लिख दिया जाए। तो डुपॉन्ट एनालिसिस ने वाले पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर हम सेल्स लिखते हैं तो यहाँ भी सेल्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम एसेट्स लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। तो टेक्निकली ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन, ये हो गया टोटल एसेट टर्नओवर, ये हो गया इक्विटी मल्टीप्लायर। और इक्विटी मल्टीप्लायर बेसिकली नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेट टू एसेट रेशियो, ऐसा ही है। इसी को इक्विटी मल्टीप्लाई जो शुरू में आई थिंक आप ही ने पूछा था। तो इसका मतलब ये जी हुआ कि सर। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। और देन इसका हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर किया हुआ था, तो लॉजिक ये है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर मैं कहूँ कि आपके पास ए कंपनी का डेटा है, बी कंपनी का डेटा है, उसकी सेल्स है, उसके एसेट्स हैं, उसका प्रॉफिट है, उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसकी शेयर होल्डर इक्विटीज हैं, और अगर आपको मैं कहूं कि इन दोनों कंपनी का एक्सटेंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी एनालिसिस करें या डुपॉन्ट एनालिसिस करें, तो आपको ए कंपनी और बी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है, टोटल एसेट टर्नओवर भी निकालना है, और इक्विटी मल्टीप्लायर भी निकालना है। तो हो सकता है कि दोनों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एक की खाली 20% आ रही है, दूसरे की प्रॉफिटेबिलिटी 30% आ रही है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल के प्रॉफिट मार्जिन ए का 5% हो, इसका 7.5% हो, इसका प्रॉफिट मार्जिन 4 हो, और ये क्या हो, 1 हो, जबकि इसका ये भी 2 हो, ये भी 2 हो। तो देखा जाए तो ए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, बी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, लेकिन ए कंपनी की एफिशिएंसी इतनी है, वो किसी लेवरेज पे काम नहीं करते, डेट पे काम नहीं कर रहे, लेकिन ये लेवरेज पे भी काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी डबल है।
तो ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का रीजन क्या है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है। ठीक है, तो राहुल ये एक चीज है जो कि मैंने तेजी से, इतना ही तेजी के समराइज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, और ये बेसिक रिव्यू ही है। ठीक है, अच्छा किसी और ने कुछ जी पूछना है? सर, थैंक यू। सर ओ, मेरा क्वेश्चन और अच्छा सर, पूछ। ये मुझे एक ये चीज भी पूछनी थी कि जो हमने रेशियो एनालिसिस में एक प्रॉफिटेबिलिटी कवर किया, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, और सर इसके अलावा कौन सा था एक और एक्टिविटी? मार्केट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट रेशियो कवर देख लेते हैं ना, मैं देखूंगा तो याद आएंगे, मुझे भी याद नहीं है थे। हाँ, सर 3 मैंने लिखे हैं ना, डेट मैनेजमेंट रेशियो और मार्केट रेशियो। इसकी कैटेगरीज डिस्कस की थी, लेकिन हमने डिटेल में डेट मैनेजमेंट नहीं किया। आप यकीन कर, हमने डिटेल में एफिशिएंसी भी नहीं किया। अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो डिटेल में करवाऊंगा उसके सवाल फाइनल के लिए, जब रिव्यू करूंगा, तो वो कुछ और ही होगा। ठीक है, मतलब उसकी सर लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन हमने मिड्स के इंट्रोडक्टरी लिए लेवल हमने पे, इंट्रोडक्टरी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, सर छोटे। मिड्स के लिए सर हम ये तीनों अरे तीनों भाई, कवर करें स्टार्टिंग के शुरू में। मैं एक और जो इसके बाद जूम का ये मीटिंग क्लोज अभी होगी, आई थिंक 40 मिनट होने वाले होंगे। तो इसके बाद जो दूसरी मीटिंग आएगी ना, आ गया देखें मीटिंग, मेरे पास टाइम आधा घंटा हो गया, रिमेनिंग मीटिंग टाइम 10 मिनट दे रहा है। जो दूसरा लिंक होगा ना, उस दूसरे लिंक के अंदर मैं क्लियरली आपको क्या करूंगा कि एक सैंपल क्वेश्चंस में दे दूंगा अपने पास्ट एग्जाम पेपर से, जो 2017-18 में एएफएस के सवाल दिए थे, कि क्या आप ये क्वेश्चन अभी देखकर मैनेज कर सकते हैं। तो एक रफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, आधे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले होंगे, लेकिन आधे जो चेंज होंगे उसका सैंपल आपको दिखा दूंगा। तब तक क्वेरीज करें। तो क्योंकि 40 मिनट की दूसरी मीटिंग आएगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और सर एक चीज छोटी सी आपसे बात हुई सर, मिड टर्म्स में भी इतना ही आएगा, ये जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 तक आपने दिए थे इतने ही इसी उन्हीं के कौन रिलेटेड आएगा? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कवर होगा, लेकिन साथ ही साथ बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस भी आएगा। ठीक है, ईपीएस ना? जी जी हाँ सर जी। ईपीएस वाला। तो उसके लिए मैंने आपको जो शीट हैंड रिटन दी है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सैंपल, उसमें जो एग्जांपल्स दी गई है ना ईपीएस में, सर ओपन कौन सी कर। हैंड रिटन शीट दी है आपने? हैंड रिटन शीट नहीं, सॉरी, मैंने हैंड रिटन शीट गलती से निकल गया, लेकिन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ईपीएस वाली ये रही इधर। जी जी सर, वो भाई ये पीडीएफ जो थी, रीडिंग जी एग्जाम, जी। हाँ हाँ, ये पीडीएफ ये रही ना, जी जी। उसकी रीडिंग्स भी है। ये पीडीएफ आप पढ़ें, रीडिंग विद एग्जाम्पल्स है। अगर आपको ये 6 पेज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मैनेज कर सकते हैं, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, सही। ये है इसके आंसर, ये है ये क्वेश्चंस जी जी हैं। सर, ये तो लास्ट क्लास तक आपने यही किया तो है। यही ठीक किया है है सर। ना। तो जी इसका जी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बाद, अगर आप इसको पक्का कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो देखें ये इसी की रीडिंग है ईपीएस की। इस पे क्लिक किया, ये एक शेयर लिंक है, क्लिक दिस शेयर। तो ये ईपीएस अब है, वॉल स्ट्रीट मोजो एक अच्छा है कि भाई सीएफए इन्होंने डिस्कशन की हुई है, इस डिस्कशन को पढ़ें। तो वो कुछ वही वाली बात आ जाएगी कि भाई, और यही वाला सवाल मैंने शायद सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्यूशन पे दिया हुआ है, लेकिन ये एक आर्टिकल रीडिंग है। और इसी बात को आप प्रॉपरली किसी अच्छे प्रोफेशनली समझना चाह रहे हैं, अच्छा ये इस पे हट गया है इसके तौर पे, लेकिन आप इसको बेसिक यूपीएस या उसके तौर पे रीडिंग इसी को ब्रीफ किया है, तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये इतना बड़ा टेक्निकल मसला नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। ये सारी और थ्योरी सर रीडिंग के लिए है दी है, सर बोले। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपने जो पीडीएफ हमें दी हुई है सर, उसमें 1 से लेके 29 तक आपने बोला था सवाल करने को। इतने तो कर वही सवाल लेंगे तो ठीक? उससे आपका आधे 30 में से 15 मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, जी सारे सर। नहीं निकलेंगे, वो उसमें वैल्यूज चेंज करके आप 15 से, बाकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। जो क्लास में मैंने सैंपल क्वेश्चंस करवाए हैं, हर चीज तो जी जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं कराई, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हुई हैं तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन। ठीक है, तो मैं वो कह और रहा सर हूँ कि इंटरप्रिटेशन आएगी हाँ रेशोज की इंटरप्रिटेशन थ्योरी? आपने शायद मिस किया होगा, नहीं होंगे। मैं, आप मुझे ये बताएं, जब मैं ये लिख रहा था तो उस वक्त आप मौजूद थे किस पर? नहीं हाँ नहीं सर, ये, मैं बस अभी अभी पाँच अभी दस मिनट अभी पहले आया आया है हूँ। ना, तो ये देखें। जी जी। तो मैं चलें रिपीट कर, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। मैंने कहा था सही है। कि 40-30 मार्क्स के मिड टर्म में से 5 से 6 मार्क्स थ्योरी होगा, 24-25 अप्लाइड होगा। ये जो चौबीस ठीक है पच्चीस मार्क्स अप्लाइड होगा, उसमें से 80% यानी 20 मार्क्स आप कैलकुलेशन समझे, और ठीक है। 20% इंटरप्रिटेशन समझे, यानी 3 4 या 5 मार्क्स की क्या आप समझे इंटरप्रिटेशन।
ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, जिसमें ठीक है। PIA की एग्जाम्पल और ये सारी चीजें, तो ये जी एक जी सर, आपने सिंपल। जो बताया तो सही कहने को सही। हमने सिर्फ रेशियो नहीं पढ़ा, हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी पढ़ा है, वर्टिकल एनालिसिस भी डिस्कस किया है, जी सर। ट्रेंड एनालिसिस भी डिस्कस किया हुआ है, रेशियो के अंदर ये पांचों कैटेगरी सर डिस्कस लेकिन की है। एक बात सर, हम लोग प्लस जो पेपर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस का कैलकुलेशन तो नहीं आएगी ना, लेकिन हमने उसको वो देखना होगा, रेशियोज की पास्ट हिस्ट्री को हाँ एनालिसिस हाँ देखने, हाँ लाइक ट्रेंड को हाँ देखना पड़ेगा। ट्रेंड पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि सिंपल सिंपल सा है, जैसे कि इसमें अगेन आप नहीं थे तो वापस बता देता हूँ। लेट्स से ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा आपको दे दिया एक कंपनी का, कंपनी ए, और मैं हम्म, कहता हूँ 2 साल का डेटा दे दिया, और आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी करें और वर्टिकल एनालिसिस भी करें, और 4-5 मार्क्स के लिए तो आपको बेसिक कुछ 7-8-10-12 नंबर दे दिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस निकालने आना चाहिए। ठीक है, बस सही से, मतलब छोटा सा ही होगा, सही से। हाँ छोटा सा होगा। देखें, असेसमेंट कॉन्सेप्ट की असेसमेंट करनी है, अननेसेसरी लार्ज कैलकुलेशन एक्सेल शीट्स पर होती हैं, तो वो तो आपको आइडिया है। सही जी है, जी सर, सही ओके। सही सही। अहमद भी अच्छा हो गए, सर, बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये मैं क्विज जब सॉल्व कर रहा था, इसमें ये वाला रेशियो आया था, कवरेज रेशियो में फिक्स चार्ज कवरेज, ठीक है। तो सर इसमें मुझे ना लीज पेमेंट्स बता दें किस तरह निकलेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि इस क्लास में मैं ये एब्सेंट था क्वेश्चन थोड़ा। में देनी चाहिए, ये क्वेश्चन में देना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर मिसिंग फिगर है तो आपको बैलेंस शीट की कैलकुलेशंस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सर मतलब कैसे मतलब कैसे कि भाई सवाल में इनकम स्टेटमेंट जब बना हुआ होता है, ठीक ठीक है, है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर EBIT की बात करते हैं, फिर उसमें से हम्म। इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBT आता है, फिर टैक्स आता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसी ठीक तरीके है। से सही है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी, तो उसके अंदर नोट्स टू दी अकाउंट के अंदर ब्रीफिंग होगी कि इतनी पेमेंट लीज पेमेंट की फिक्स के तौर पे है। तो बेसिकली लीज पेमेंट्स का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का वो पोर्शन जो इस साल शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। क्या आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवांस में जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किसी कंपनी की रिपोर्ट करते हैं तो उसमें किस तरीके से रिपोर्ट होता है, लाइबिलिटीज वो सुन लें। लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ईयर 1 की। मुझे आई थिंक आप बैलेंस शीट की एक बेसिक पॉइंट मिस कर रहे हैं। लेट्स से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। ईयर 1 में कंपनी ने लोन ईयर 0 पे लिया, ठीक है, ईयर 0 पे लोन लिया 1000 का, और उसकी पेमेंट कंपनी ने कहा कि वो ईयर 1 में देंगे। ईयर 1 की बैलेंस शीट में कोई 1 साल की कोई लाइबिलिटी नहीं है शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 1000 की है। ठीक है, इस 1000 के लोन की बात ये हुई थी कि एनुअल, ठीक है, एनुअल हम जो भी असेट लीज पे लिया है, असेट की लीज की कुछ ना कुछ टर्म्स होंगी नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, असेट 5 या 10 साल के लिए, एनुअल 200 हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंड ईयर 200 हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, 800 हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर में 200 हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, 600 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। इसी तरीके से थर्ड ईयर 200 लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म 400 लाइबिलिटी है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नोट टू दी अकाउंट में इसकी डिटेल्स आपको मिल रही होगी, या एडिशनल डेटा के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। अगर नहीं होगी तो इस किस्म की मिसिंग फिगर से आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आई थिंक ये सर ये बात। फिर हम हाँ, लॉन्ग टर्म वाली लेंगे अमाउंट, नहीं, लीज डिफरेंस पेमेंट, लेंगे, डिफरेंस लेंगे, उस साल की पेमेंट कितनी हुई है भाई। मतलब ये लॉन्ग इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को, शॉर्ट टर्म और हाँ, लॉन्ग टर्म। डिफरेंस लेंगे ना कि इस साल कितनी पेमेंट की है। हो सकता है, ये तो अभी इत्तेफाक से मैंने 200 बताया ना, हो सकता था कि आप पेमेंट स्केड्यूल बनाते, तो पेमेंट स्केड्यूल में एक इंटरेस्ट पेमेंट होता है और एक लोन पेमेंट होती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट। याद आ रहा है आपको वहां से ऐसी कोई जी जी चीज? सर। हाँ, तो उसमें इंटरेस्ट, लेट से कि आपने 1000 का लोन लिया और इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल पेमेंट कर दी, तो इक्वल पेमेंट हम्म। आपकी आई लेट से 350 की। तो उसमें पहले ठीक साल है। इंटरेस्ट 111 है, तो इसका मतलब 239 प्रिंसिपल पेमेंट है। लेकिन सेकेंड ईयर लोन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा लेट्स से कि 95 हो गया, तो इसका मतलब 255 आपकी प्रिंसिपल पेमेंट हो गई, फिर 80 हो गया फॉर एग्जाम्पल,
तो 270 आपकी प्रिंसिपल पेमेंट होगी। तो ये जो प्रिंसिपल पेमेंट है ये उस साल की पेमेंट की बात करते हैं फिक्स कवरेज रेशियो में। एनुअल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कितना पोर्शन उस साल पे किया, सही है या नहीं? ठीक अभी है। हेलो, हाँ आई थिंक नेट शायद किसी का स्लो हुआ है, मेरा ही शायद स्लो हुआ है। ओके, आई होप मेरी बात, अच्छा अभी सिर्फ 1 मिनट बाकी है, अभी सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। किसी की अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो पूछ सकता है। कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं तो नो नीड टू वरी, मैं सबकी अटेंडेंस लगा चुका हूँ। किसी ने कुछ नहीं पूछना? और सर बाकी इंटरेस्ट हम इनकम स्टेटमेंट से ले लेंगे ना, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग कर रहे हाँ होते हैं। हाँ हाँ हाँ, इनकम स्टेटमेंट से ले लेंगे बाकी। और ये और लीज पेमेंट्स यहाँ से ले लेंगे बैलेंस शीट से। यस यस। ओके, थैंक यू सर। सर इस क्लास में गेस्ट स्पीकर सेशन हो गया क्या? इसमें नहीं होगा, संडे में। ओ भाई संडे में नहीं वही कमिंग, संडे हाँ नेक्स्ट। संडे। भाई संडे को क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। संडे वाली सिचुएशन अभी लेस देन 1 मिनट है, अगर बंद हो गई तो आपका नसीब। VIS वीएस क्रेडिट रेटिंग एक कंपनी है। आ जाए भाई आजा, नेट स्लो है। इनका काम क्या है, ये डिफरेंट कंपनीज को AAA AA एक्रेडिटेट करते हैं। तो ये AAA BBB A-